हाय गाइस, वेलकम टू गाइडली। तो मेरा नाम रोहित है। मैं आपको यहाँ पे रीजनिंग की क्लास ले रहा हूँ आपकी, और ये प्री लेवल के क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। एक बार वीडियो को पॉज करिए, खुद से इसको कोशिश किया करिए कि करनी है, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। मैं आपकी अपनी क्लास की टाइमिंग बता दूँ। मेरी क्लास होती है मेंस की, SBI क्लर्क मेंस एज वेल एज RBI असिस्टेंट मेंस के लिए आपकी 5 बजे होती है, और प्री की क्लास आपको 9 बजे रात की मिलती है, ठीक है ना। अभी रिकॉर्डेड लेक्चर मिल रहे हैं, जैसे ही लॉकडाउन का ये सब खत्म होगा आपको लाइव क्लासेस होंगी, ठीक है। चलो, क्या बोलता है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 6 प्लेट्स हैव डिफरेंट साइज ऑफ प्लेट F एंड B आर ग्रेटर देन प्लेट A। तो F की और B की साइज बड़ी है किससे? A से। यहाँ देखो 6 प्लेट है ना, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये लाइन ने कंफर्म कह दी कि F या फिर B सबसे लोएस्ट तो होगा नहीं, समझ रहे हो। आगे देखते हैं। प्लेस C इज ग्रेटर देन A। प्लेस C जो है वो ग्रेटर देन A है, बट स्मॉलर देन F एंड B। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एटलीस्ट देखा जाए, हम C को यहाँ रख सकते हैं ना, और फिर A को हम कहाँ पे भी लिखे यहाँ, लेकिन हम अगर हम B और F को ही कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे आ सकते हैं। चलो आगे, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। D इज नॉट द स्मॉलेस्ट। तो D आपका स्मॉलेस्ट नहीं होना चाहिए, ये साफ साफ इसने बता दिया। बट स्मॉलर देन C, D छोटा है C से, D छोटा है C से, दैट मीन्स C इज मिनिमम। देखा जाए तो हम C को यहाँ पे भी नहीं लिख सकते, क्योंकि C से छोटा क्या है? A है, और C से छोटा कौन है? D भी है, तो D के लिए लग नहीं पाते हम। और अल्टीमेटली अगर देखा जाए, C को अगर हम यहाँ लिखते, समझना यहाँ पे, अगर हम C को यहाँ लिखते तो क्या बात बनती? C को यहाँ हम लिख रहे पे, तो मेरे को C यहाँ लिखता, मैं D और B में से मैं D को लोएस्ट होता नहीं, B यहाँ आ जाता, D यहाँ आ जाता, B यहाँ आ जाता, ये काम हो सकता था। आगे देखते हैं। अच्छा, आगे कहता है कि साइज ऑफ प्लेट F इज ग्रेट स्मॉलर देन प्लेट E। तो F का साइज छोटा है E से। ओ माय गॉड, ओके। तो ये बात तो कंफर्म हो गई अब की क्या है कि F इज प्लेट स्मॉलर देन प्लेट E, बट F इज ग्रेटर देन B। तो F बड़ा है B से। तो अब यहाँ पे जो चीज़ें चल रही थी, ये चीज़ क्लियर होगी कि F बड़ा है B से। यहाँ पे भी क्लियर हो गई कि F बड़ा है B से। अब यहाँ पे देखो, एक क्लू तुमको दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि F बड़ा है B से और F छोटा है E से, तो E यहाँ आ जाएगा। तो E F B C A, 1 2 3 4 5 लोग हो गए। अब हम ऐसे करके अगर हम D लिख देते तो ये बात गलत हो जाती। क्यों? क्योंकि D लोएस्ट नहीं है। तो मैंने क्या किया, कोई बात नहीं सर, टेंशन नॉट, D यहाँ लिख दो और A यहाँ लिख दो, क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है। व्हाट मे बी द वैल्यू ऑफ प्लेट C। यहाँ पूछा मे बी ना, कंफर्म नहीं पूछ रहा है कि क्या एग्जैक्ट है। तो एक बात और एक चीज़ दिखाते हैं तुमको हम। बोला क्या था कि इट इज गिवन द थर्ड लार्जेस्ट प्लेट। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड लार्जेस्ट आपका 132 है, स्मॉलेस्ट प्लेट आपकी 69 है। तो बोला है व्हाट मे बी द वैल्यू ऑफ C। तो जो भी वैल्यू होगी 132 और 69 के बीच में ही होगी, मतलब 132 से कम और 69 से ज़्यादा। तो ये नहीं, 135 आ रहा है, और 132 से कम, दैट इज 117। दिस इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ C। एग्जैक्ट नहीं कह रहा हूं, सुनना, पॉसिबल वैल्यू ऑफ C, ठीक है ना। विच वन इज द ग्रेटेस्ट प्लेस अकॉर्डिंग टू साइज। तो साइज के अकॉर्डिंग तो मैंने करा है अरेंज, तो ग्रेटेस्ट मतलब E, ऑप्शन नंबर D, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने सेटिंग अरेंजमेंट की ओर। काफी अच्छा क्वेश्चन है। 2 पॉसिबिलिटी बनाते हुआ मैं चलूंगा यहां से स्क्वायर में, ठीक है। और कैसे बैठे हुए हैं? 4 ऑफ देम एट द कॉर्नर एंड मिडल। अच्छा, अब समझो, यहाँ पे एग्जैक्ट चीजें नहीं बताएंगे, लेकिन हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। समझना, यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्री के एकदम एग्जैक्ट लेवल का है।
पीओ के प्री का है। क्या कह रहा है कि ईच पर्सन आर सिटिंग अराउंड स्क्वायर टेबल सच दैट 4 ऑफ देम सिट एट द कॉर्नर एंड रेस्ट इन द मिडल। कर दिया हमने। सी डज नॉट सिट इन द मिडल ऑफ द साइड, तो सी कहाँ पे आ रहा है जब मिडल पे नहीं होगा, तो सी कन्फर्म है कॉर्नर पे जाएगा। द पर्सन सिटिंग एट द कॉर्नर फेसेस सेम डायरेक्शन बट अपोजिट टू द पर्सन सिटिंग एट द मिडल ऑफ द साइड। बहुत शानदार कहानी बता दी इसने। मैं हाईलाइट करना चाहूँगा यहाँ पे इस चीज़ को कि डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि कौन किसने किया। जो पर्सन एट कॉर्नर पे बैठे हैं फेसेस सेम डायरेक्शन बट अपोजिट टू द पर्सन सिटिंग एट द मिडल ऑफ द साइड। तो मतलब अगर मान लीजिए इसने आउटसाइड किया, तो क्या हुआ कि ये जो अपोजिट में बैठे हैं इनके अपोजिट में होंगे, मतलब ये आउटसाइड तो ये इनसाइड हो जाएंगे। ये कह रहा है लाइन, द पर्सन सिटिंग एट द कॉर्नर फेसेस सेम डायरेक्शन बट अपोजिट टू द पर्सन सिटिंग एट द मिडल ऑफ द साइड। ठीक है, इनकी पोजीशंस मुझे निकालने के लिए इनके जो मिडल में बैठे लोग हैं उनका मुझे पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? डायरेक्शन पता होनी चाहिए। आई होप क्लियर है, ठीक है ना। चलो ठीक है, और उसके बाद क्या बोला, क्या है समझो यहाँ पे। अब समझते हैं क्या कह रहा है। ए फेसेस ई। अब यहाँ पे इस लाइन का मतलब भी समझो। जब भी ये वर्ड आए तो ए फेसेस ई, ये एक दूसरे के आमने सामने बैठ रहे हैं। यही मेरा कनेक्शन हो जाएगा कि ए फेसेस ई। एक बार हमने साइड पे लिखा, एक बार मैंने कॉर्नर पे लिखा। ठीक है, समझना। मतलब दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, मतलब ये इनसाइड होगा, ये भी इनसाइड होगा, ये भी इनसाइड होगा, ये भी इनसाइड। अब जैसे मान लो ये इनसाइड है तो ऑटोमेटिकली ये आउटसाइड हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये इनसाइड है तो ऑटोमेटिकली ये आउटसाइड हो जाएगा, ये आउटसाइड हो जाएगा। अच्छा, तो ये आउटसाइड है तो ये भी आउटसाइड हो जाएगा और ये इनसाइड हो जाएगा। समझ रहे हो भाई? ये इनसाइड है तो ये आउटसाइड है तो ये भी आउटसाइड हो जाएगा। अब ये आउटसाइड तो ये आउटसाइड नहीं होना चाहिए, ये इनसाइड होगा। निकाल दिया कि सबकी डायरेक्शन की नहीं निकाल ली? बताओ, निकल गई। ठीक है, तो ये आपका इनसाइड हो जाएगा। अच्छा, ये इनसाइड है, ये इनसाइड, तो ये आपका आउटसाइड है। अच्छा, ये इनसाइड है तो ये भी आपका इनसाइड हो जाएगा, ये आपका आउटसाइड हो जाएगा। इनसाइड इनसाइड आउटसाइड बन गया। लाइन सेटिस्फाई हो रही है, ये वाली डायरेक्शन सबके पता चल गया। अब हम सेट कराएंगे। नॉट मोर देन 1% सेट बिटवीन डी एंड एफ। तो डी और एफ या तो इमीडिएट में हो सकते हैं या फिर डी और एफ के बीच में 1% होंगे, बट डी और एफ के बीच में नॉट मोर देन 1, मतलब 2 लोग नहीं होने चाहिए। कब? when counted from the left of f। ठीक है, d is not neighbor of a, d is not a neighbor of a। साफ बताया कि d is not neighbor of a। अच्छा, h sits second to the left of g। g से सेकेंड लेफ्ट में मेरा कौन बैठ रहा है? g के सेकेंड लेफ्ट में हमें g के सेकेंड लेफ्ट में कौन बैठ रहा है? h बैठ रहा है ना। h इज सेकेंड टू द लेफ्ट, तो सेकेंड लेफ्ट मैंने यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। G हु इज अ नेबर ऑफ E, तो G जो है E का नेबर है और E मेरा ऑलरेडी प्लॉटेड है। अच्छा, कहता है H इट्स अपोजिट टू B, और H के अपोजिट में B बैठा है। ये नहीं बोला कि H फेसेस B, बस H के अपोजिट में B बोला है। C डज नॉट सिट सेकंड टू द राइट ऑफ A। A ये है तो A के सेकंड में C नहीं आना चाहिए। C कॉर्नर पे आता, लेकिन इस कॉर्नर पे तो नहीं ही आएगा, और इस वाले कॉर्नर पे तो ऑलरेडी है, तो कंफर्म इस वाले कॉर्नर पे आएगा। लेकिन इसकी बात देखो कर लेते हैं अगर, तो ए के सेकेंड राइट में, मतलब सी मिडल में नहीं आएगा। वैसे भी सी मिडल में नहीं आने वाला है, ठीक है ना। तो अब जो सी है वो इस जगह कहीं भी होगा। ये वाला केस आपको घुमाएगा, लेकिन घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझते हैं कि कैसे क्या होगा। कहा भाई जी और ई एक दूसरे के नेबर में है। इस केस की बात कर लो ना पहले। तो एक बार जी को यहाँ रखते हो, तो अगर जी को तुमने गाइज यहाँ रखा, तुमने जी को, तो जी के सेकंड लेफ्ट में एच को लिखो जरा। तो क्लॉकवाइज जाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज जाएगा ना। तो जी के सेकंड लेफ्ट में हमने एच को लिख दिया यहाँ पे, और एच और बी क्या हो जाएंगे? आपके एक दूसरे के अपोजिट में बैठ जाएंगे। उसके बाद बोला ये कि डी और ए एक दूसरे के एडजेसेंट में है नहीं, तो डी यहाँ आएगा नहीं, डी यहाँ आएगा नहीं। अच्छा, आगे क्या कहता है कि H और B एक दूसरे के अपोजिट में मैंने लिख दिया। हाँ, C कॉर्नर पे है,
सी कॉर्नर पे है तो ये वाला कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर भर गया, सी कन्फर्म यहाँ आ जाएगा। अब हम मैं चाहे डी को यहाँ लिखूं या चाहे डी को यहाँ लिखूं, कंडीशन तो यही हो रही कि जब हम क्लॉकवाइज से एफ से काउंट करें तो मोर देन 1% बैठ रहे हैं, जो कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है ये वाली कंडीशन। इसका मतलब ये हो जाएगा, कि हमने ये जी को यहाँ नहीं रखना। सर जी को यहाँ लिख के देख लेते हैं, अगर कर गया तो ठीक है, नहीं तो ये केस गलत हो जाएगा। जी यहाँ रखा, जी के सेकेंड लेफ्ट में एच, तो क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज ना, एच यहाँ आ जाएगा, फिर बी यहाँ आ जाएगा, ये भर गया, ये भर गया, ये भर गया, सी यहाँ आ जाएगा, डी और एफ फिर यहाँ पे आएंगे। तो अल्टीमेटली वाला केस गलत हो गया कि नहीं हो गया? हो गया, गलत केस हो गया। इस केस की अगर हम बात करते हैं तो भाई देखो, जी यहाँ आएगा, जी यहाँ आएगा, मुझे नहीं मालूम जी किधर आएगा, बट स्टिल मैं जी को पहले यहाँ रख के देखता हूँ। जी के सेकेंड लेफ्ट में एच आएगा, एच को यहाँ लिख दिया, फिर बी को यहाँ लिख दिया, क्योंकि एच और बी एक दूसरे के अपोजिट में है, ठीक है ना। डी यहाँ लिखूंगा और एफ यहाँ लिखूंगा, तो भी मेरी वाली कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट कर रही कि एफ और डी के बीच में नॉट मोर देन 1% होना चाहिए, पर यहाँ पे हो रहे हैं। तो मैंने कहा सर एक लास्ट चीज़ चेक कर लो, मेरा काम हो जाएगा। तो एक बार देखो लास्ट चीज़ चेक कर लेते हैं कि जी को यहाँ रखा, जी के सेकेंड लेफ्ट में मैंने एच को लिखा, तो एच को यहाँ लिखा और एच के तुरंत अपोजिट में मैंने बी को लिख दिया। डी ए के अपोजिट में नहीं होगा तो डी यहाँ हो जाएगा और एफ यहाँ हो जाएगा। कंडीशन सॉल्व हो रही है कि नहीं हो रही? मैंने कहा था डी और एफ इमीडिएट में भी हो सकते हैं या फिर एक गैप होगा, तो डी और एफ इमीडिएट में, बस हो गया कहानी। अब मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन था ना ट्रिकी था, मज़ेदार क्वेश्चन था, मुझे तो मज़ा आ गया था। क्वेश्चन प्री लेवल के हिसाब से तो अच्छा क्वेश्चन था। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एच विद रिस्पेक्ट टू सी? तो सी के रिस्पेक्ट में जो एच है वो इमीडिएट राइट में है। सी के व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एच विद रिस्पेक्ट टू सी? सी के इमीडिएट राइट में ही तो हो रहा है। नन ऑफ दीज, 4 ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द ग्रुप हु सिट्स अपोजिट टू। ये सारे क्वेश्चन मुझे, मैं चाहता हूँ तुम लोग कमेंट करो, या करते नहीं हो तुम लोग कमेंट, मतलब वीडियो तुम लोग देख नहीं रहे हो, सॉल्व कर नहीं रहे हो, है ना, पछताओगे बेटा। चलो ठीक है, कमेंट कर देना, ठीक है। आज सिलॉक्स को तुम्हारा कर लेते हैं। अब सिलॉक्स में सबसे पहली चीज़ें समझो कि क्या रहा है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन बिलो द गिवन सम स्टेटमेंट फॉलोड बाय सम कंक्लूजन, यू हैव टू टेक द गिवन स्टेटमेंट टू बी अ ट्रू इवन सीम्स टू बी अ वेरिएंस विद द कॉमनली नोन फैक्ट, read all the conclusion and then decide which of the conclusion logically does not follows। समझना है यहाँ पे क्या रहा है, हमें लॉजिकली डज नॉट फॉलो सेंटेंस निकालना है, ठीक है ना। तो आओ चलो देखते हैं कि किस तरीके से इसको करेंगे। ऑल 10 आर मैन, तो मैंने 10 ये लिखा और पूरा मैन ये लिखा। सम हैन आर 10, तो सम ये रहा हैन आर 10। नो मैन इज डेन, नो मैन इज डेन, ये रहा डेन। ऑल पेन आर हैन, तो जितना भी पेन है वो क्या है, हैन है। अब कहता क्या है, हमें लॉजिकली डज नॉट फॉलो पता करना है, लॉजिकली नॉट फॉलो कह रहा है। तो सम मैन आर डेफिनेटली हैन, तो मैन और हैन ये तो 100% सही बात है। हम जिस पे क्रॉस लगाएंगे ना वही मेरा आंसर होना चाहिए, क्योंकि हमें डज नॉट फॉलो वाला निकालना है। ऑल हेल कैन बी अ डेन, ऑल हेल कैन बी अ डेन नहीं, क्योंकि अगर हमने ऐसा करना चाहा, पूरा हैन को डेन में डालने की कोशिश की, तो हैन का ये वाला जो पोर्शन है जो मैं रेड कर रहा हूँ वो भी डेन के अंदर आएगा, या फिर ये वाला पोर्शन की बात करें मैन का, वो भी डेन के अंदर आएगा। तो इतने पोर्शन ने डेन के साथ तो क्रॉस लाइन बना रखी, मतलब ये वाला पोर्शन कभी भी इसके अंदर नहीं जाएगा, डेन के अंदर नहीं जाएगा। तो हम कभी भी पूरा हैन उठा के डेन के अंदर नहीं डाल सकते बिकॉज ऑफ दिस पोर्शन, एंड यहाँ पे क्रॉस लाइन बन रही है। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। बट एक बार इसको भी चल, ऑल पेन बीइंग अ 10 इज अ पॉसिबिलिटी, पेन को 10 के अंदर आराम से डाल सकते हो, आराम से, ठीक है। इसके अंदर क्या कर रहा हूँ मैं अभी, अगर मैं देखूं, ये हटा दूं कि ये पूरा पेन उठा के मैं किसके अंदर डालने का, 10 के अंदर, कहीं भी डाल सकता हूँ ना, इसके अंदर, यहाँ डाल सकता हूँ कहीं भी, पूरा पेन, तो ऐसा हो सकता है ना। पर ये जो सेकंड है वो लॉजिकली डज नॉट फॉलो है, ठीक है। तो आंसर होगा ओनली 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
ऑल चैट आर बैड, तो ऑल चैट आर बैड। सम कैट आर बैड, तो सम कैट आर बैड, सम कैट आर बैड। ओके, तो ये लो कैट, सम कैट आर, सम मैट आर चैट, सम मैट आर चैट, ये रहा मैट। एंड सम टैट आर मैट, तो ये रहा टैट। सम बैट बीइंग अ मैट इज अ पॉसिबिलिटी, सम मैट, सम मैट, सम बैट, बैट कहाँ है, ये रहा। किसकी पॉसिबिलिटी, बीइंग अ मैट इज अ पॉसिबिलिटी। ऑलरेडी जो चीज दी हुई है तो उसकी संभावना क्या होती है, गलत होती है। हमें पता है कि कुछ बैट क्या है, मैट है, ये देखो साफ साफ पता है। जब हमें, तो जो चीज हमें पता है, कंफर्म कंक्लूजन है, उसके साथ पॉसिबिलिटी लग गई, तो मेरा कंक्लूजन वो क्या होना चाहिए, डज नॉट फॉलो। ठीक है, और वो भी डेफिनेटली डज नॉट फॉलो है। तो मेरा पहला तो बिल्कुल होगा ही होगा आंसर। आगे क्या कहता है, सम कैट कैन बी अ चैट, कैट ये रहा, चैट ये रहा, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो मेरा ये तो बिल्कुल आंसर नहीं होगा। हमें लॉजिकली डज नॉट फॉलो निकालना है, बार बार मैं बात कर रहा हूं। सम टैट कैन नेवर बी अ कैट, तो सम टैट कैन नेवर बी अ कैट। समझो यहां पे क्या बोल कर रहा है, कैन नेवर क्या होता है, डेफिनेट में। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या तुम 100% कह सकते हो कि सम कैट कैन नेवर बी अ कैट? हम ऐसा तो कर नहीं सकते, ये गलत बात है। हम डेफिनेट में हम नहीं कह सकते कोई भी रिलेशन टैट और कैट के बीच में, हम टैट और कैट के बीच में कोई भी डेफिनेट रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये कैसे कह सकता है कि सम टैट कैन नेवर बी अ चैट, बिल्कुल सॉरी कैट, तो गलत बात हो जाएगी। तो ये भी लॉजिकली डज नॉट फॉलो हुआ। तो मेरा आंसर क्या है, 1 and 3, बोथ 1 and 3, दैट इज ऑप्शन नंबर 5 इज द करेक्ट आंसर। आई होप सबको क्लियर हो रही है चीजें यहाँ पे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद मेरे पास हैं सारे क्वेश्चन स्लॉग्स की थे, चलो ठीक है, चलो देखो। सम सिटी आर टाउन, ओके, ये रहा सिटी, सम सिटी आर टाउन, सम विलेज आर सिटी, तो विलेज, ऑल स्टेट आर विलेज, ऑल स्टेट आर विलेज, ऑल सिटी आर कंट्री, ऑल सिटी आर कंट्री, ठीक है। अब आओ देखते इसमें। सम स्टेट आर सिटी, देखें स्टेट ये रहा, सिटी ये रहा, सिटी ये रहा, स्टेट ये रहा, देखना। तो ये क्या आएगा, लॉजिकली फॉलो है कि नहीं? भाई नहीं, कोई रिलेशन ही नहीं मालूम हमको इसके बारे में। हमें सिटी और स्टेट के बारे में कोई रिलेशन नहीं मालूम है, हो भी सकता नहीं भी सकता। तो ये क्रॉस में जाएगा, और हमें पता भी यही करना था कि लॉजिकली डज नॉट फॉलो। डेफिनेटली नहीं वर्ड बोला गया था कहीं उसमें, हमें बोला कि लॉजिकली डज नॉट फॉलो पूछा है, तो मेरा ये नहीं फॉलो हो रहा है। एटलीस्ट सम कंट्री आर टाउन, टाउन कंट्री हमें दिख रहा है, तो मेरा आंसर ये नहीं होना चाहिए। ऑल विलेज कैन बी अ कंट्री, तो पूरा विलेज कंट्री के अंदर जा सकता है, तो ऐसा तो पॉसिबल हो सकता है ना, कैन बी। तो ये तो लॉजिकली फॉलो उसकी कैटेगरी में आ गया। हमें बोला कि लॉजिकली डज नॉट फिट फॉलो वाली कैटेगरी बताओ, तो पहला कंक्लूजन लॉजिकली डज नॉट फॉलो, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर होगा। आओ चलो लास्ट के 2 क्वेश्चन है। लास्ट का जो क्वेश्चन होगा आप मुझे कमेंट करके बताओगे। पता क्या करना है, लॉजिकली डज नॉट फॉलो पता करना है। कंफ्यूज मत हो जाना, इसीलिए जल्दबाजी में कहीं कहीं प्री में
इंस्ट्रक्शन पढ़ना मत भूल जाना कि फॉलो पूछा है कि डज नॉट फॉलो पूछा है। बहुत बार स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पे गेम खेल दिया है एग्जामिनर, है ना। ऑल ग्रास आर प्लांट, ऑल ग्रास आर प्लांट, ठीक। सम ट्री आर ग्रास, तो ट्री, सम ट्री आर ग्रास। सम प्लांट आर नॉट सीड, तो सम प्लांट आर नॉट सीड, ठीक है ना। ऑल लीफ आर ट्री, सो लीफ। अच्छा क्या कहता है अब, ऑल ट्री कैन बी अ लीफ, ऑल ट्री कैन बी अ लीफ। हाँ लॉजिकली फॉलो कर रहा है, लॉजिकली फॉलो कर रहा है। सम प्लांट कैन बी अ ट्री, प्लांट और ट्री। जस्ट सेकेंड, क्या पूछा, क्या पूछा, सम प्लांट कैन बी ट्री। मुझे पता है प्लांट ये रहा, ट्री रहा, और मुझे यहाँ सम पोर्शन दिख रहा है, तो कैन भी लग गया, पॉसिबिलिटी लग गई। कंफर्म रिलेशन के साथ पॉसिबिलिटी गलत होती है, तो मेरा आंसर यही होना चाहिए, क्योंकि हमें लॉजिकली डज नॉट फॉलो निकालना है। ये लॉजिकली फॉलो करेगा पर ये लॉजिकली डज नॉट फॉलो करेगा। लास्ट कंक्लूजन देखते हैं, सम ट्री आर नॉट सीड इज अ पॉसिबिलिटी। तो ट्री कहाँ है, ये रहा, सीड कहाँ है, ये रहा। हमें इनके बीच को डायरेक्ट रिलेशन पता है क्या, नहीं मालूम है, तो उसके साथ लग गई है पॉसिबिलिटी। तो मेरा जब भी वर्ड कंक्लूजन मेरा डाउट में जा रहा था और उसके बाद मैंने पॉसिबिलिटी लगा दी, तो ये मेरा लॉजिकली फॉलोज वाली कैटेगरी में चला गया। अब हमें क्या पता करना है, लॉजिकली डज नॉट फॉलो वाली निकालनी है। तो क्या हो जाएगा इसका मतलब कि मेरा ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। मेरा आंसर होगा ओनली टू, ओनली टू, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे इसका आंसर बताओ, ठीक है ना। मुझे कमेंट करो कि क्या होगा इसका आंसर। मैं डायग्राम भी बना देता हूँ, उसके बाद मैं आपका वेट करता हूँ। ऑल मॉनिटर आर स्क्रीन, तो मॉनिटर ये रहा, ऑल मॉनिटर आर स्क्रीन। नो मॉनिटर इज स्कैनर, एंड नो माउस इज मॉनिटर, नो माउस इज मॉनिटर, ठीक है। बस ये आंसर मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो टाटा, अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और अपना ख्याल रखो, अपना ध्यान रखो। अगर कोई भी डाउट होता है आपको इन क्वेश्चन में रिलेटेड, तो आप मुझसे बेहिचक पूछ सकते हो। कहाँ पे, rohit@ibpsguide.com, ठीक है। चलो टाटा, बाय बाय।